हेलो दोस्तों, मध्यकालीन भारतीय इतिहास पर मैं अपनी अगली प्रस्तुति के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। दोस्तों, मराठा साम्राज्य से संबंधित यह मेरी चौथी प्रस्तुति है। प्रस्तुत वीडियो में हम लोग शिवाजी का मूल्यांकन करेंगे और साथ ही साथ एक अस्थायी राज्य स्थापित करने में शिवाजी के विफलता के कारणों की भी पड़ताल करेंगे। दोस्तों, सिविल सर्विसेज की प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षाओं के दृष्टिकोण से यह टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण है और अक्सर इससे संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए इसे देखते हैं। दोस्तों, मध्यकालीन शासकों में शिवाजी को एक महान शासक माना जाता है। एक साधारण जागीरदार से एक साम्राज्य का संस्थापक बनना उनके कुशल राजनयिक प्रतिभा और सेनापति होने का सबल प्रमाण है, विशेषकर उस परिस्थिति में जब दक्कन की शिया रियासतें मुगलों के साथ संघर्ष करते हुए अपना अस्तित्व खो बैठी और शिवाजी ने न सिर्फ अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखा बल्कि मुगलों एवं दक्कनी रियासतों से लंबा संघर्ष कर एक साम्राज्य की स्थापना करने में उन्होंने सफलता प्राप्त की। इसी प्रकार उनकी प्रशासनिक व्यवस्था उनके कुशल शासन प्रबंधक होने की बात प्रमाणित करती है। तो शिवाजी का मूल्यांकन हम लोग मुख्यतः 3 बिंदुओं के अंतर्गत करेंगे। एक चतुर राजनयिक के रूप में, दूसरा एक कुशल सेनापति के रूप में और तीसरा एक कुशल शासन प्रबंधक के रूप में। और इसके साथ ही साथ प्रस्तुत वीडियो में हम लोग एक अस्थायी साम्राज्य की स्थापना करने में शिवाजी की विफलता के कारणों की भी पड़ताल करेंगे। तो आइए इसे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग शिवाजी को एक चतुर राजनयिक के रूप में देखते हैं। तो शिवाजी एक चतुर राजनयिक थे। उन्होंने अनुकूल अवसरों का अधिकाधिक लाभ उठाने का सदैव प्रयास किया। यह निम्न तथ्यों से स्पष्ट है कि पहला कि मराठा समुदाय मुख्यतः 2 वर्गों में विभाजित था। प्रथम वर्ग में देशमुख, देशपांडे, सरदेसाई, मिरासी, उपरासी सदृश बड़े एवं छोटे भूमिपति वर्ग के लोग थे, जो भूमि पर अधिकार को लेकर के परस्पर संघर्षरत रहते थे, क्योंकि इससे उनकी राजनीतिक सत्ता एवं सामाजिक स्तर का निर्धारण होता था। बड़े बड़े जो भूमिपति वर्ग थे वे स्वतंत्र मराठा साम्राज्य की स्थापना का विरोधी भी थे और वे बीजापुर का सामंत ही बने रहना चाहते थे, क्योंकि इससे वे अपने वतन के प्रशासन में स्वतंत्र रह सकते थे। दोस्तों, जैसा कि आप सबों को पता है कि पूना की जागीर शिवाजी के पिता ने शिवाजी को सौंप दी थी। तो उनके जागीरी क्षेत्र में ये देशमुख, देशपांडे, सरदेसाई, मिरासी, उपरासी सदृश विभिन्न वर्ग के जमींदार थे। इनमें से कुछ बड़े जमींदार थे, कुछ छोटे जमींदार थे। तो विशेष करके जो बड़े भूमिपति वर्ग थे वे स्वतंत्र मराठा साम्राज्य की स्थापना का विरोध करते थे, क्योंकि अगर स्वतंत्र मराठा साम्राज्य की स्थापना हो जाती तो उनका जो जमींदारी क्षेत्र है तो उसमें वे अधिक स्वतंत्र नहीं रह सकते थे। आगे देखते हैं। इसी प्रकार दूसरे वर्ग में निम्न वर्गीय मराठा खेतिहर वर्ग था, जो भूमिपतियों के शोषण से त्रस्त था, विभिन्न प्रकार के करों, बेगार आदि के कारण। तो इस प्रकार मराठा समाज में तनाव की स्थिति थी। उपरोक्त परिस्थिति में शिवाजी को अपने सामाजिक पृष्ठाधार में वृद्धि करने के लिए इन सभी वर्गों के समर्थन की आवश्यकता थी। अतः अपने कुशल राजनयिक प्रतिभा का परिचय देते हुए एक तरफ उन्होंने भूराजस्व प्रशासन में सुधार लाकर इसे अधिकाधिक लोक कल्याणकारी बनाया, तो दूसरी तरफ बड़े बड़े भूमिपतियों का राजस्व में हिस्सा निर्धारित कर उनके अनुलाभों को निश्चित कर दिया। इससे कृषकों एवं छोटे भूमिपतियों का समर्थन उन्हें प्राप्त हो गया। आगे देखें।
दूसरी तरफ शिवाजी ने बड़े तथा विद्रोही भूमिपतियों को सैन्य अभियानों में परास्त कर तथा उनकी सैन्य शक्ति में कटौती करके उन्हें अपना वशवर्ती बनाया। उनका समर्थन हासिल करने के लिए उनसे वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए, क्योंकि जो ये उच्च माने भूमिपति वर्ग थे जैसे मोरे, घोड़पड़े, निम्बालकर, इनकी तुलना में शिवाजी निम्न मराठा वंश से संबंधित थे। तो इसका परिणाम हुआ कि एक तरफ बड़े भूमिपति शिवाजी के समर्थक बने तो दूसरी तरफ शिवाजी की सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ी और सरदेशमुख होने के उनके दावे को पुष्टि भी प्राप्त हुई। इस प्रकार जमींदारी जागीरदारी प्रथा को समाप्त किए बगैर सभी वर्गों का समर्थन हासिल करना शिवाजी की राजनीतिक प्रतिभा का प्रमाण है। आगे बढ़ें। अब शिवाजी की राजनयिक प्रतिभा उनके राजनीतिक अभियानों से भी सिद्ध होती है। जैसे आरंभिक अवधि में बीजापुरी क्षेत्रों पर अधिकार करने के क्रम में जब सुल्तान जो बीजापुर का जो सुल्तान था उसने शाहजी को कैद कर लिया, उनके पिता को, तो उन्होंने अपने विजय अभियान को स्थगित कर दिया। जैसा कि आपको पता है कि 1649 से लेकर के 1655 ईस्वी तक वे शांत बैठे रहे और जैसे ही बीजापुर का सुल्तान आंतरिक संघर्षों में उलझा, शिवाजी ने अधिकाधिक बीजापुरी क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया तथा अपनी शक्ति बढ़ा ली। इसी प्रकार पुरंदर के किले में जयसिंह ने जब शिवाजी को घेर लिया 22 जून 1665 में, तो विकल्प के अभाव में उन्होंने पुरंदर की संधि भी कर ली, अर्थात शिवाजी झुकना भी जानते थे। हालांकि पुरंदर की संधि में उनको आर्थिक एवं सामरिक रूप से काफी क्षति भी हुई थी। आगे बढ़ें। इसी प्रकार जयसिंह के आग्रह पर आगरे की यात्रा करना भी शिवाजी की कूटनीतिक चाल थी। वस्तुतः इसके माध्यम से वे मुगलों की शक्ति तथा उनकी कमजोरियों को निकट से देखना चाहते थे। हालांकि औरंगजेब ने उन्हें नज़रबंद कर दिया था। इस तथ्य से आप परिचित हैं, उनके पुत्र संभाजी के साथ। औरंगजेब की नज़रबंदी से निकल भागने के बाद वे कुछ वर्षों तक शांत रहे और औरंगजेब से समझौता भी कर लिया, जो उनकी राजनयिक चाल थी। औरंगजेब बीजापुर और गोलकुंडा को समाप्त करने के लिए समय चाहता था, तो दूसरी तरफ शिवाजी अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए समय चाहते थे। बाद में मुगलों की दुर्बल स्थिति को देखते हुए तथा औरंगजेब के पश्चिमोत्तर अभियानों में व्यस्त होने का लाभ उठा करके अपने खोए हुए प्रदेशों एवं दुर्गों को वापस लेने के प्रयास आरंभ कर दिया और पुरंदर की संधि में जो कुछ भी उन्होंने खोया था उन सबों पर पुनः उन्होंने अधिकार कर लिया। तो इस प्रकार प्रतिकूल परिस्थितियों में शिवाजी ने अपनी राजनयिक प्रतिभा का परिचय देते हुए उन्हें अनुकूल बना लिया। तो शिवाजी के राजनयिक प्रतिभा से संबंधित ये कुछ प्रमुख तथ्य हैं। आगे बढ़ें। अब हम लोग एक कुशल सेनापति के रूप में शिवाजी का मूल्यांकन करते हैं। तो शिवाजी एक कुशल सेनापति भी थे, यह निम्न तथ्यों से स्पष्ट हो जाता है। पहला कि शिवाजी ने दुश्मनों को परेशान करने के लिए तथा उन पर विजय प्राप्त करने के लिए छापामार युद्ध प्रणाली अपनाई थी। इस तथ्य से आप परिचित हैं। तो छापामार युद्ध प्रणाली अपनाने का कारण यह था कि एक तो यह पद्धति जो थी वह महाराष्ट्र की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुकूल थी, जिसमें पहाड़ियों और घाटियों का उपयोग दुश्मन को सचेत होने का मौका दिए बगैर उस पर अचानक हमला करने और तुरंत सेना समेत गायब हो जाने के लिए प्रयुक्त किया जाता था। दूसरे कि शिवाजी की सेना
मुगलों एवं बीजापुर की सेना की तुलना में छोटी थी और सीधी लड़ाई लड़ने में असक्षम थी। तो इन परिस्थितियों में शिवाजी ने छापामार युद्ध प्रणाली अपनाई थी। हालांकि बाद के काल में जब मराठा साम्राज्य काफ़ी विस्तृत हो गया तो इन्हें सीधी लड़ाई लड़नी पड़ी थी और इस लड़ाई में मराठे उतने दक्ष नहीं थे। पानीपत के युद्ध में हार का एक प्रमुख कारण यह भी था, जिसकी चर्चा हम लोग पानीपत के युद्ध से संबंधित जो तीसरा युद्ध हुआ था उससे संबंधित जो अध्ययन सामग्री प्रस्तुत करूंगा उसमें की जाएगी। तो छापामार युद्ध प्रणाली महाराष्ट्र की भौगोलिक परिस्थितियों और सीधी लड़ाई में शिवाजी की सेना की असक्षमता के कारण अपनाई गई थी। आगे बढ़ें। वस्तुतः शिवाजी सेना को अधिक विशाल बनाने के स्थान पर अधिक गतिशील बनाए रखने में विश्वास करते थे। बीजापुरी सेनापति अफजल खान की बगनख्खे से हत्या तथा पूना में बारातियों के वेश में मुगल सूबेदार शाइस्ता खान पर आक्रमण उनकी रणनीति के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। इसकी चर्चा जो शिवाजी और पेशवाओं से के राजनीतिक घटनाक्रम से संबंधित जो अध्ययन सामग्री मैंने प्रस्तुत किया है उसमें की गई है। दोनों ही अवसरों पर शिवाजी की सेना सीधी लड़ाई में सक्षम नहीं थी। इसके अतिरिक्त कई अवसरों पर उन्होंने मुगलों एवं बीजापुर की सेना को परेशान करने के लिए इस युद्ध प्रणाली का उपयोग किया था। इनकी सैन्य रणनीति का एक अन्य महत्वपूर्ण पक्ष किलों की स्थापना तथा इनका सुदृढ़ीकरण करना था, जो महाराष्ट्र की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप था। जैसा कि आप सबों को पता है कि शिवाजी ने ऐसे लगभग 250 किलों की स्थापना की थी, निर्माण कराया था। आगे बढ़ें। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि शिवाजी की सैन्य प्रतिभा का ही परिणाम था कि उनका साम्राज्य संपूर्ण महाराष्ट्र, कोंकण और कर्नाटक के एक विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ था, जो उत्तर में रामनगर से लेकर दक्षिण में कारवार तथा पूर्व में बगलाना से लेकर के कोल्हापुर तक विस्तृत था। अब हम लोग शिवाजी को एक कुशल शासन प्रबंधक के रूप में देखते हैं। तो शिवाजी एक कुशल शासन प्रबंधक भी थे। शिवाजी ने जिस प्रशासनिक व्यवस्था का निर्माण किया था वह मूलतः दक्कन की प्रशासनिक संरचना पर ही आधारित था और इसमें मुगल प्रशासनिक व्यवस्था के कुछ तत्वों को भी शामिल किया गया था, परंतु अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप इसमें संशोधन तथा कुशल प्रबंधन करना शिवाजी की विशिष्टता थी। इसके जो प्रमुख अभिलक्षण थे उन पर हम लोग एक नज़र डालते हैं। शिवाजी का असैनिक एवं सैन्य दोनों ही प्रशासन सुदृढ़ था। असैनिक प्रशासन के अंतर्गत अष्टप्रधान की व्यवस्था थी। अधिकारियों को नगद वेतन प्रदान करने की प्रथा थी। इनका आवधिक स्थानांतरण भी किया जाता था। तो असैनिक एवं सैन्य दोनों ही प्रशासनों के ये कुछ महत्वपूर्ण अभिलक्षण थे। इसी प्रकार भूराजस्व प्रशासन के क्षेत्र में मलिक अंबर की व्यवस्था उन्होंने अपनाई थी, अहमदनगर के मलिक अंबर की, लेकिन इसमें भी उन्होंने सुधार करते हुए इसमें भूमि की पैमाइश एवं उर्वरता के आधार पर भूराजस्व का निर्धारण, बंजर भूमि में कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए प्रगतिशील कर प्रणाली का प्रावधान किया था। कृषकों को ऋण भी बांटे जाते थे। विपत्ति काल में लगान की माफ़ी भी की जाती थी। कृषकों को जमींदारों एवं अन्य बिचौलियों के शोषण से सुरक्षा सदृश कुछ महत्वपूर्ण उपबंधों का शिवाजी ने कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करवाया था। तो ये भूराजस्व प्रशासन के कुछ महत्वपूर्ण अभिलक्षण थे उनके। मराठा प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत इन तथ्यों की चर्चा की गई है। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार सैन्य प्रशासन के अंतर्गत पूर्व से भिन्न
नियमित एवं नगद वेतन पर आधारित सोपानवत क्रम में घुड़सवार एवं पैदल सेना का गठन भी किया गया था। किलों के प्रशासन के तहत समान पद एवं अधिकार वाले अधिकारियों की नियुक्ति करके इन्होंने रोक एवं संतुलन के सिद्धांतों का अनुसरण किया था। युद्ध क्षेत्र में सैनिकों को स्त्री तथा शराब से दूर रखने का नियम बनाया था। सेना की गतिशीलता बनाए रखने के लिए हल्के अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया जाता था। तो सैन्य प्रशासन के ये कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। शिवाजी ने कोंकण एवं गोवा में मजबूत नौसेना का गठन भी किया था, जिसमें अधिकांशतः मालाबार तट की समुद्री कबीलाई कोलीय जाति के सदस्य शामिल थे। इसका उपयोग देसी एवं विदेशी जाति के शासकों को तंग करने के लिए शिवाजी ने किया, परंतु जैसा कि आप सबों को पता है कि जंजीरा के सिद्धियों के सामने शिवाजी की नौसेना असक्षम थी। हालांकि उनकी नौसेना ने पुर्तगालियों को भी परास्त किया था। आगे बढ़ें तो इन्हीं विशेषताओं के कारण शिवाजी की सेना 17वीं सदी में अजेय बन गई थी। अब हम लोग उन तथ्यों को देखेंगे, उन कारणों को समझने का प्रयास करेंगे जिनके कारण एक अस्थायी राज्य स्थापित करने में शिवाजी विफल हो गए। तो एक कुशल राजनयिक, महान सेनापति तथा कुशल शासन प्रबंधक होने के बावजूद भी शिवाजी एक अस्थायी राज्य स्थापित करने में विफल रहे। इनकी मृत्यु के बाद ही इनका साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया। साहू जी के शासनकाल में पुनः पेशवाओं ने मराठा परिसंघ की स्थापना की थी। तो इस प्रकार शिवाजी द्वारा अस्थायी राज्य स्थापित करने में विफल रहने के संदर्भ में कुछ प्रमुख कारणों को रेखांकित किया जा सकता है। आइए उन्हें देखते हैं। प्रथम कि शिवाजी के हिंदू राज्य को सबसे बड़ा खतरा हिंदू रूढ़िवादिता से हुआ था। शिवाजी और बाद के समय में बाजीराव प्रथम की सफलता ने हिंदू रूढ़िवादिता को प्रोत्साहन दिया था। इससे जातिवाद एवं कर्मकांड को बल प्राप्त हुआ, जिससे मराठा समाज की एकता नष्ट हो गई। उसमें छोटे बड़े की भावना आ गई। ब्राह्मणों एवं मराठों की श्रेष्ठता का विवाद इतना गहरा हो गया कि पूर्व एवं पश्चिम के ब्राह्मण तथा पहाड़ों एवं मैदानों के निवासी भी आपस में अंतर मानने लगे। स्वयं शिवाजी को भी जातिवाद के अपमान को सहन करना पड़ा। दक्षिण के ब्राह्मण उनको क्षत्रिय मानने से ही उन्होंने इनकार कर दिया शिवाजी को। इसीलिए बनारस के पंडित गंग भट्ट को बुलवा करके उन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया था। इस तथ्य से आप परिचित हैं। दूसरा कि शिवाजी मराठों की पारस्परिक प्रतिस्पर्धा और वतन से उनके प्रेम की भावना को पूरी तरह से समाप्त नहीं कर सके थे। अपने व्यक्तित्व के कारण शिवाजी उनकी सीमित वफादारी और पारस्परिक कलह की भावना को दबाने और उसे एक बड़े आदर्श के लिए प्रेरित करने में अवश्य सफल हुए थे, परंतु इनकी मृत्यु के पश्चात ये भावनाएं पुनः उभरने लगी। तीसरा कि शिवाजी के शासन की एक दुर्बलता यह थी कि उन्होंने जनसाधारण की शिक्षा, भावनात्मक एकता और सांस्कृतिक प्रगति के लिए ठोस कदम नहीं उठाया था। अतः उनके स्वयं के व्यक्तित्व एवं चरित्र के कारण जो प्रभाव स्थापित हुआ था उसमें चिरस्थायी होने वाले तथ्यों का अभाव रह गया। चौथा कि शिवाजी के शासन की एक दुर्बलता यह भी थी कि मध्य युग के अन्य राज्यों की भांति शिवाजी का साम्राज्य भी एकमात्र राजा के चरित्र और योग्यता पर ही निर्भर था। और पांचवा कि औरंगजेब का दक्षिणाना और पूरी ताकत के साथ शिवाजी के राज्य को समाप्त करने का प्रयास करना भी एक महत्वपूर्ण कारण साबित हुआ। तो ये कुछ प्रमुख तथ्य हैं जिसके कारण शिवाजी एक अस्थायी राज्य स्थापित करने में विफल हो गए। तो उपरोक्त कारणों से शिवाजी के मृत्यु के बाद
उनके द्वारा स्थापित राज्य स्थिर नहीं रह सका, परंतु शिवाजी ने मराठों में स्वतंत्रता की जिस भावना का संचार कर दिया था, उसके बल पर वे मुगलों से संघर्षरत रहे और अंततः पेशवाओं के काल में महाराष्ट्र स्वतंत्र हुआ तथा मराठा शक्ति के विस्तार के लिए आधार का भी निर्माण हुआ। तो दोस्तों, यदि मुख्य परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप उनका उत्तर इस अध्ययन सामग्री का अवलोकन करने के पश्चात आसानी से दे पाएंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। यदि मेरी यह प्रस्तुति आपको उपयोगी लगी है तो कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।